नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 28 जनवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले आज की तारीख पर चर्चा। 28 जनवरी 2026 की तारीख है। सामने तस्वीर आपको सुप्रीम कोर्ट का दिख रहा है। ये हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय है साथियों, सुप्रीम कोर्ट है। इसे उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चा लोग ये सोचते हैं कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय एक ही है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को कहते हैं और उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का गठन साथियों, सुप्रीम कोर्ट का गठन आज ही की तारीख में यानी कि 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था, जब हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ उसी वर्ष में। और संविधान पूर्ण रूप से लागू होने यानी गणतंत्र दिवस के 2 दिन के बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। और कहाँ पर इसका सुप्रीम कोर्ट स्थित है हमारा, तो नई दिल्ली में स्थित है। हालांकि हमारे भारत के राज्य क्षेत्र के सीमा के भीतर कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट अपना खंडपीठ बना करके सुनवाई कर सकता है, ध्यान रहे ये बात। दूसरी बात कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जीराभाई कानिया। हीरालाल जीराभाई कानिया सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है 53वें क्रम के जस्टिस सूर्यकांत साहब, जस्टिस सूर्यकांत। इससे पहले अगर इतिहास में हम बात करें साथियों, तो 2 बार सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ, तो उस समय मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह एम्पे कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ये 1774 में स्थापित हुआ था। एक्ट पूछेगा तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, और इसमें 3 अन्य न्यायाधीश थे, हाइड, चैम्बरलिन और लिमेस्टाइन। इसके अलावा साथियों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1935 के एक्ट में, 1935 के एक्ट से, इसी के अंतर्गत, इसी अधिनियम में 2 साल बाद 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय का गठन हुआ था। दिल्ली में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट का गठन कब हुआ था, तो 1937 में, 1935 के एक्ट के अंतर्गत। इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रश्न पूछा जाए। दिल्ली संघीय न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष थे मोरिस ग्लेवर साहब, मोरिस ग्लेवर। किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है, तो अनुच्छेद 124 के तहत। और भाग पूछा जाए तो भाग 5 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। तो ये था साथियों आज की तारीख पर चर्चा। अब कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम करते हैं। कल का करंट अफेयर क्विक रिवीजन। हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है, दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड साथियों एप्पल। दूसरा प्रश्न, एचडीएफसी बैंक का, हाल ही में एचडीएफसी बैंक का पूर्णकालिक निदेशक किसे चुना गया, एचडीएफसी बैंक का पूर्णकालिक निदेशक चुना गया, ए उत्तर कैजाद भरूचा जी को। तीसरा प्रश्न, हाल ही में मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य ने शुरू की, उत्तर ए पंजाब राज्य ने शुरू की। चौथा प्रश्न, हाल ही में 10,000 बोडो नर्तकियों द्वारा बगुरुम्बा नृत्य कहाँ किया गया, उत्तर बोडो असम की जनजाति है साथियों, तो असम से संबंधित है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का विमोचन कहाँ किया, तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में। अगला प्रश्न, हाल ही में इंडो पैसिफिक महासागर पहल में कौन शामिल हुआ, तो उत्तर स्पेन देश शामिल हुआ। अगला प्रश्न, हाल ही में ईसीआई ने डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया, तो चुनाव आयोग ने, उत्तर बी केंद्रीय चुनाव आयोग। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। पहला प्रश्न पूछा गया है, 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया है, पद्म भूषण पूछा गया है, उत्तर हो जाएगा 13। 13 लोगों को 2026 में हमारे देश में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। क्या है ये पद्म पुरस्कार में, पद्म पुरस्कार साथियों हमारे देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो पहला कौन है, भारत रत्न। हमारे भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न है, और दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म पुरस्कार। इस पद्म पुरस्कार में 3 होता है साथियों, 3 पद्म पुरस्कार होता है। एक पद्म विभूषण होता है, पद्म विभूषण, और दूसरा होता है पद्म भूषण। जो आपसे प्रश्न पूछा गया है वो पद्म भूषण पूछा गया है। और तीसरा होता है साथियों पद्मश्री, पद्मश्री। ये 3 होते हैं, इन तीनों को कहा जाता है पद्म पुरस्कार। 2026 में भी दिया गया किसको, तो देखते हैं पूरा डिटेल। पहले देखिएगा, पद्म भूषण दिया गया 13 लोग को, उत्तर हमारा हो गया। और पद्म विभूषण जो है टॉप वाला, ये 5 लोगों को दिया गया। और पद्मश्री जो तीसरा वाला है वो 113 लोगों को दिया गया। 5, 13 और 113 याद रखिएगा ये तीनों डाटा। बाकी डिटेल है टोटल, यानी कि कुल पद्म पुरस्कार 2026 में 131 लोगों को दिया गया। कैसे, तो 5 हो जाएगा साथियों, 13 हो जाएगा और 113 काउंट करेंगे अगर हम, 3 3 6 5 11, 1
और 1, 2, 3, 1, 3, 1, 131 कुल पद्म पुरस्कार। तो कभी-कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कुल कितना पद्म पुरस्कार दिया गया? 131, 5, 13, 113। इसमें महत्वपूर्ण है पद्म विभूषण नाम सहित। तो पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला, देख लीजिएगा। श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत मिला, कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से हैं। श्री केटी थॉमस सार्वजनिक मामलों के केरल से हैं। सुश्री एन राजन कला के क्षेत्र से उत्तर प्रदेश से 1 लोग को मिला, महत्वपूर्ण नाम। श्री पी नारायणन साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से केरल से। श्री बी एस अच्युतानंद सार्वजनिक मामला केरल, ये बी एस अच्युतानंद केरल के पूर्व मुख्यमंत्री है साथियों। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह कौन सा देश भाग लेगा? उत्तर होगा स्कॉटलैंड। यूरोप का देश है स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग इसकी राजधानी है। अभी हाल ही में साथियों आईसीसी ने निर्णय लिया कि बांग्लादेश नहीं खेलेगा 2020 विश्व कप 2026, तो बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया। किस टॉपिक से है? आईसीसी पुरुष 2020 विश्व कप 2026 कहाँ आयोजन होगा? तो भारत और श्रीलंका में। ज्यादातर मैच हमारे भारत में खेले जाएंगे, कुछ मैच श्रीलंका में भी खेला जाएगा। तो भारत और श्रीलंका मेजबान है 2026 के आईसीसी 2020 विश्व कप के। भारत में साथियों पूर्व में 2016 में यह टूर्नामेंट हुआ था। आईसीसी 2020 विश्व कप का मेजबानी भारत पूर्व में कब किया था? 2016 में। कुल कितने टीमें इस वर्ष भाग ले रही हैं? तो 20 टीमें इसमें भाग लेंगी। और पहली बार कौन सा देश इसमें भाग ले रहा है? तो इटली। इटली ने पहली बार क्वालिफाई किया आईसीसी 2020 विश्व कप 2026 में। तो ये देश बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, और एक ये देश स्कॉटलैंड जो बांग्लादेश के स्थान पर इसको एंट्री मिली है, ये महत्वपूर्ण हो जा रहा है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर ह्यूमनाइट रोबोट एएससी अर्जुन को तैनात किया? उत्तर ए विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर हमारे भारत का पहला ह्यूमनाइड रोबोट एएससी अर्जुन को तैनात किया गया। ह्यूमनाइड रोबोट का मतलब होता है मानव आकृति वाला रोबोट साथियों। नाम है इसका एएससी। एएससी अर्जुन रोबोट कहाँ तैनात किया गया? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर। डिटेल देखिएगा। अर्जुन का पूरा नाम है आर्टिफिशियल सिक्योरिटी। अर्जुन साथियों अर्जुन का नहीं, एएससी का पूरा नाम है आर्टिफिशियल सिक्योरिटी कंपेनियन। एएससी का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल सिक्योरिटी कंपेनियन। और अर्जुन ये क्या है? ये भारत में रेलवे द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पहला एआई संचालित ह्यूमनाइड सिक्योरिटी रोबोट है। ह्यूमनाइड मतलब मानव, और रोबोट है मानव के आकृति वाला रोबोट है। नाम है एएससी अर्जुन। कहाँ लॉन्च किया गया? तो विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर। इसे आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंतर्गत सुरक्षा और निगरानी के लिए तैनात किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करना और भीड़ को नियंत्रित करना, रेलवे स्टेशन के प्रबंधन को तकनीकी रूप से और अधिक स्मार्ट और एफिशिएंट बनाना, ये इसका उद्देश्य है। महत्वपूर्ण बात कि एएससी अर्जुन विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन भारत का पहला मानव ह्यूमनाइड रोबोट है, ड्यूटी पर लगाया गया। चौथा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में 500 सिंगल्स मुकाबला जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बन गई? उत्तर बी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु साथियों हमारे भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी, जो बैडमिंटन खिलाड़ी होते हैं उन्हें शटलर भी कहा जाता है। इन्होंने 732 मैचों में 500 मैच जीत लिया है। 500 सिंगल्स मुकाबला जीता है किसने? पीवी सिंधु ने। एक रिकॉर्ड ही है साथियों, देखिएगा। पीवी सिंधु द्वारा 732 सिंगल्स में 500 में जीत दर्ज की गई। उन्होंने 2026 में रियो ओलंपिक में सिल्वर पदक यानी रजत पदक जीता था, और 2020 टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता था। 2013 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया और 2016 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मेगा बुरू का संबंध किससे है? ऑपरेशन मेगा बुरू। ऑपरेशन मेगा बुरू का संबंध है झारखंड में। झारखंड में नक्सलाइड एरिया में चलाया जा रहा एक अभियान है साथियों, ऑपरेशन है मेगा बुरू। डिटेल क्या है? सुरक्षा बलों ने इसे अंग्रेजी और हिंदी के संयोजन से नाम दिया। इसमें मेगा और बुरू दो शब्द है। मेगा का मतलब होता है साथियों, मेगा का मतलब होता है बड़ा, और बुरू का मतलब होता है पहाड़ यानी कि बड़ा पहाड़। इस प्रकार मेगा बुरू का अर्थ है बड़े पहाड़ पर चलने वाला एक ऑपरेशन अभियान। यह अभियान झारखंड में माओवादी खात्मे के इतिहास में सबसे बड़ा और निर्णायक माना जा रहा है। यानी कि साथियों माओवादी या नक्सलवादियों के विरुद्ध सबसे बड़ा भारत का अभी तक का अभियान कौन सा है? मेगा बुरू। कहाँ चलाया जा रहा है? झारखंड में, ध्यान रहे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में विश्व आर्थिक मंच का चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा हुई है? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। पहला शब्दावली कि चौथा औद्योगिक क्रांति क्या है, और चौथा औद्योगिक क्रांति के तहत वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम विश्व आर्थिक मंच ने हमारे भारत में कहां पर एक सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की है? तो उत्तर हमारा होगा साथियों, उत्तर हमारा हो जाएगा डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में
तीसरा केंद्र स्थापित हो रहा है। किसके अंतर्गत? किसके अंतर्गत? तो IR4.0 क्या है और तीसरा केंद्र, दोनों बात ध्यान समझिएगा। ये चौथा औद्योगिक क्रांति, वर्तमान जो दौर चल रहा है हम लोग का स्मार्ट और एआई वाला दौर, इसको चौथा औद्योगिक क्रांति विद्वानों द्वारा कहा जा रहा है। इससे पूर्व 3 औद्योगिक क्रांति हो चुके हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। इस चौथा औद्योगिक क्रांति IR 4.0 के अंतर्गत भारत में तीसरा केंद्र स्थापित हो रहा है आंध्र प्रदेश में। इससे पूर्व में मुंबई और तेलंगाना में 2 केंद्र स्थापित हो गया है। इसका उद्देश्य क्या है? ऊर्जा और साइबर सुरक्षा, एनर्जी और साइबर सिक्योरिटी। कौन चला रहा है ये? कौन स्थापित कर रहा है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम जिसका गठन 1971 में हुआ था। थोड़ा सा डिटेल देखिएगा। औद्योगिक क्रांति की जो बात हो रही थी कि औद्योगिक क्रांति कितनी और कौन, ये चौथी कैसे? तो हमारे देश और दुनिया में पहली औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में चली थी, 1750 के बाद में साथियों, जिसमें भाप इंजन, जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया। उसके बाद से बहुत सारे इंजन बने अलग अलग क्षेत्रों में, और कोयला युग था वो। उसका दूसरी औद्योगिक क्रांति किसको कहा जाता है? 1870 से लेकर के 1914 को दूसरी औद्योगिक क्रांति कहा जाता है, जिसमें बिजली और इस्पात युग था, स्टील युग था। तीसरी औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं? तो 1960 से 1990 के दौर को तीसरी औद्योगिक क्रांति कहा जाता है, थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा जाता है, जिसे कंप्यूटर दौर, जिसमें कंप्यूटर आया था, कंप्यूटर युग था, कंप्यूटर का दौर था, शुरू हुआ था। और चौथा जो औद्योगिक क्रांति दौर है साथियों, ये वर्तमान दौर चल रहा है, जो स्मार्ट तकनीकी और एआई पर डिपेंड है, आधारित है, इसे चौथा औद्योगिक क्रांति कहा जा रहा है। इसी चौथा औद्योगिक क्रांति के तहत आंध्र प्रदेश में तीसरा सेंटर स्थापित हुआ है हमारे भारत में, ये पढ़ रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में आकाशा इंडिया नामक एटलस किसने लॉन्च किया है? एक एटलस लॉन्च किया गया है आकाशा इंडिया नाम से। आकाशा इंडिया नाम से एटलस लॉन्च किया है ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक डिजिटल एटलस लॉन्च किया है। देखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक डिजिटल जलवायु स्मार्ट, एक डिजिटल जलवायु एटलस लॉन्च किया है। स्मार्ट ही है साथियों, जब डिजिटल है तो स्मार्ट है। डिजिटल जलवायु एटलस किसने लॉन्च किया है? ICAR। तो ICAR के बारे में देखिएगा, ICAR का गठन 16 जुलाई 1929 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके वर्तमान में निदेशक डायरेक्टर है मांगी लाल जाट। ICAR आकाशा इंडिया नाम का एक एटलस, डिजिटल जलवायु एटलस लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी जब हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी हर साल मनाया जाता है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2026 में इसका थीम था सतर्कता और प्रतिबद्धता के माध्यम से समाज की रक्षा करने वाली सीमा शुल्क सेवाएं। सतर्कता और प्रतिबद्धता के माध्यम से समाज की रक्षा करने वाली सीमा शुल्क सेवाएं। अगला प्रश्न देखिएगा, 9वां प्रश्न है, 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? उत्तर होगा 77वां गणतंत्र दिवस हमारे भारत में मनाया गया साथियों। 76 वर्ष पूर्ण हो गए। किसके? 76 वर्ष पूर्ण हो गए हमारे संविधान को लागू होने से। संविधान लागू कब हुआ था? तो संविधान हमारा साथियों 26 नवंबर 1949 को पहली बार लागू हुआ था, जिसमें 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। और बाद में 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हुआ। 1950 से लेकर के 2026 तक 76 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन यह 77वां गणतंत्र दिवस है, 77th रिपब्लिक डे है 2026 में। और ये पहला अवसर था जब 2 चीफ गेस्ट हमारे भारत में गणतंत्र दिवस पर आए थे, उर्सुला वान डेर और एंटोनियो कोस्टा, यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष और यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष। दूसरी बात साथियों, गणतंत्र दिवस जिस दिन मनाया जाता है उस दिन 1947 से पूर्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1947 से पूर्व में साथियों 26 जनवरी को हमारे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा था। 1930 से हर साल स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस कांग्रेस के कहने पर मनाया जा रहा था सांकेतिक रूप से। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 को अपना स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस मनाया और तिरंगा झंडा भी फहराया। और तब से 1930 से हर साल 26 जनवरी को हम लोग सांकेतिक रूप से स्वाधीनता दिवस मनाते चले आ रहे थे। लेकिन संयोग से 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने हमें आजाद किया, तो 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और जब संविधान बनना शुरू हुआ साथियों, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा बन के तैयार हो गया, एक्ट बन गया, अधिनियमित हो गया। संविधान सभा ने इस पर सहमति दे दी, अनुमति हो गया, एक्ट बन गया। लेकिन
24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने इस संविधान पर हस्ताक्षर किया। बन के तैयार वाला डेट पूछा जाए, संविधान एक्ट कब बना, तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान पहली बार लागू कब हुआ, इसी डेट को लागू हुआ। 15 अनुच्छेद लागू हुआ। संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। थोड़ा सा और डिटेल देखिएगा। उर्सुला वॉन डेर लियन यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष और एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष, ये दोनों लोग गणतंत्र दिवस पर हमारे देश के चीफ गेस्ट थे। पहली बार दो चीफ गेस्ट हमारे देश में थे साथियों। गणतंत्र दिवस 2026 की थीम थी साथियों वंदे मातरम के 150 वर्ष। और किस अवधारणा पर आधारित था ये, आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा पर केंद्रित था। इसमें साथियों 1923 के ऐतिहासिक वंदे मातरम एल्बम की चित्रकलाओं को कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित किया गया। कर्तव्य पथ पर क्या प्रदर्शित किया गया, तो 1923 में ऐतिहासिक वंदे मातरम एल्बम की चित्रकलाओं को। 10वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में भारतीय सेना और HAL ने किस राज्य के मीसामारी में हेलीकॉप्टर MRO हब की आधारशिला रखी। उत्तर होगा असम। असम में है साथियों मीसामारी। मीसामारी प्लेस है असम का। यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत का हेलीकॉप्टर MRO स्थापित हो रहा है। किसकी मदद से, भारतीय सेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मदद से। इंडियन आर्मी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, दोनों ने मिलकर के हेलीकॉप्टर MRO हब बनाया है। पूर्वोत्तर भारत में हमारे सेना के जवानों को हेलीकॉप्टर मरम्मत और रिपेयरिंग वगैरह में आसानी होगी, उनकी सुविधा होगी। MRO का फुल फॉर्म होता है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, आर से हो जाएगा रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, और ओ से हो जाएगा ओवरहालिंग। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे इसके फुल फॉर्म से कि हेलीकॉप्टर का मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहालिंग केंद्र पूर्वोत्तर भारत में कहाँ स्थापित हुआ, असम में। असम में कहाँ पर, मीसामारी में। किसने स्थापित किया, इंडियन आर्मी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में। ये था साथियों आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो भी साथी पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं उन सभी का वेलकम है। अपने चैनल से जुड़ जाइए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट जरूर करिए। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।